दुनिया में सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। सोच कर देखिए। या कोई ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो हर एक इवेंट को सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है। ये सच में एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है। हम सब लगातार लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बड़े ड्रीम्स देखते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर जब अचानक सब गलत हो जाता है ना, तो हम बस बैड लक को ब्लेम कर देते हैं। एग्जैक्टली सबसे आसान रास्ता यही है। हम सोचते हैं कि बस किस्मत ही खराब थी। पर जब हम इस वास्ट यूनिवर्स के लॉज को स्टडी करते हैं ना, तो एक बहुत ही अनसेटलिंग रियलिटी सामने आती है। साइंस के हिसाब से लक जैसी किसी चीज का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ओके, लेट अस अनपैक दिस। चलो इसे थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। आज की इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ बहुत प्रोफाउंड नोट्स और टेक्स्ट के एक्सर्ट्स है। सही कहा। और इनका मिशन एक ही है, इस यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज और लॉ ऑफ कर्मा को डीपली समझना। राइट। और इस डिस्कशन का मकसद किसी को हेवी स्पिरिचुअल फिलॉसफी से डराना बिल्कुल नहीं है। हम इस यूनिवर्सल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़कर एक क्लियर लॉजिकल पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इनविजिबल लॉज हमारी हर एक सांस और हर एक थॉट को गवर्न करते हैं। और इस क्लियर पिक्चर को देखने के लिए ना, हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। अगर हम पूरे यूनिवर्स को एक साथ ऑब्जर्व करें, तो ये एक ट्रिमेंडसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो एक परफेक्ट और अनफेलिंग बैलेंस में काम कर रहा है। जिसे साइंस में डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, राइट? बिल्कुल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार इस पर एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एक साइंटिस्ट के अंदर असली रिलीजियस फीलिंग तब जागती है जब वो इन नेचुरल लॉज की हार्मनी को देखता है। साइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली ये हार्मनी एक इतनी सुपीरियर इंटेलिजेंस रिवील करती है कि इंसान की सोच और उसके डेली एक्शंस उस इंटेलिजेंट डिजाइन के आगे एकदम इनसिग्निफिकेंट लगते हैं। ये हार्मनी कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है। ये तो हार्ड साइंस है। जैसे उस नेपच्यून वाले एग्जाम्पल को ही थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। हाँ, वो 1846 का हिस्टोरिकल मोमेंट वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। सही में फ्रांस और इंग्लैंड में दो लोग बिना किसी टेलीस्कोप के आसमान की तरफ देखे बिना सिर्फ अपनी डेस्क पर बैठे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। उन दो फिजिसिस्ट का नाम था अर्बेन लेवेरिए और जॉन काउच एडम्स। उन्होंने देखा कि यूरेनस प्लैनेट अपने ऑर्बिट में थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। वो अपने पाथ से थोड़ा डिविएट हो रहा था, राइट? अब वो चाहते तो कह सकते थे कि चलो स्पेस है, अजीब चीजें होती रहती हैं, कोई रैंडम अनोमली होगी। पर यूनिवर्स में अनोमलीज नहीं होती हैं। उन्होंने कंक्लूड किया कि कोई और अनसीन ग्रेविटेशनल फोर्स वहां मौजूद होनी चाहिए। और उन्होंने मैथमेटिकली उस फोर्स को कैलकुलेट किया। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एग्जैक्टली वहां टेलीस्कोप पॉइंट किया, तो वहीं पर नेपच्यून प्लैनेट एग्जिस्ट करता था। इंसान के दिमाग ने यूनिवर्स की मैथमेटिकल भाषा को बिना देखे डिकोड कर लिया था। ये हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि मैक्रो कॉस्मिक लेवल पर यूनिवर्स कितना ब्लाइंडली ऑर्डर्ड है। लेकिन जो बात आज के इस सोर्स मटेरियल में सबसे ज्यादा हाईलाइट की गई है, वो ये है कि ये स्ट्रिक्ट बैलेंस सिर्फ मैसिव प्लैनेट्स तक लिमिटेड नहीं है। मतलब ये माइक्रो लेवल पर भी अप्लाई होता है। बिल्कुल। अगर हम एक एटम के अंदर झांकें, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट फिक्स्ड लॉज फॉलो करते हैं। जैसे फिजिक्स में एक बहुत कॉमन रूल है, लॉ ऑफ लीस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम एनर्जी वेस्ट हो। एग्जैक्टली हर एक एनर्जी पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल उसी प्रिसाइज ऑर्डर में बिहेव करता है। तो एसेंशली एक छोटे से एटम से लेकर एक ह्यूज गैलेक्सी तक, ये पूरा यूनिवर्स एक सिंगल इंटर रिलेटेड सिस्टम है। आई हैव टू पॉज यू राइट देयर, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा अनसेटलिंग होने लगता है। अगर एटम्स और प्लैनेट्स बिना किसी फॉल्ट के स्ट्रिक्ट लॉस फॉलो करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि हमारी ह्यूमन लाइफ के इवेंट्स भी उतने ही प्रिसाइजली फिक्स्ड है? ये एक बहुत वैलिड डाउट है। क्योंकि हमारी डेली वोकैबुलरी में एक्सीडेंट वर्ड बहुत कॉमन है। हम्म, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए शहर के किसी चौराहे पर एक ट्रैफिक लाइट पिछले 2 घंटे से खराब है और अचानक दो कार्स बुरी तरह टकरा जाती हैं। हम्म, और एक नॉर्मल रिएक्शन यही होगा कि कितना बैड लक था दोनों ड्राइवर्स का। हाँ, पर अगर हम इस परफेक्टली ऑर्डर्ड यूनिवर्स के चश्मे से इस इवेंट को देखें, तो क्या ये क्रैश वाकई में एक रैंडम प्रोबेबिलिटी है
या फिर ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? ये बिल्कुल कोई एक्सीडेंट नहीं है। एक ऐसे सिस्टम में जो अनफेलिंग मैथमेटिकल लॉज पर चलता है, वहाँ रैंडमनेस का कोई स्कोप ही नहीं होता। उस कार क्रैश को अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, तो वो इन्फिनिट वेरिएबल्स का एक एग्जैक्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट है। इन्फिनिट वेरिएबल्स, जैसे कि उन दोनों कार्स की स्पीड? स्पीड, उन दोनों की आपस में दूरी, ड्राइवर्स के रिएक्शन टाइम्स, पिछले 10 सालों में उस इंटरसेक्शन पर हुई वेयर एंड टेयर, उस पर्टिकुलर दिन का वेदर, यहाँ तक कि लाइट खराब होने के पीछे का इलेक्ट्रिकल फेलियर। ओह, मतलब ये सारे वेरिएबल्स एक प्रिसाइज चेन ऑफ इवेंट्स का हिस्सा है। बिल्कुल। जो फोर्स इन हजारों वेरिएबल्स को एक सिंगल मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट पर लाकर कंबाइन करती है, उसे ही ईस्टर्न फिलॉसफी में लॉ ऑफ कर्मा या लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहा गया है। तो ये कोई मिस्टिकल या मैजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे ब्लाइंड फेथ पर मान लिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल साइंस के बाकी सारे लॉस, चाहे वो ग्रेविटी हो या थर्मोडायनामिक्स, वो सब इसी एक फंडामेंटल लॉ पर बेस्ड है। तो सोर्स मटेरियल इस लॉजिक को लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन कहता है। इसे एक फिजिक्स के एग्जाम्पल से विजुअलाइज करते हैं, जैसे मार्बल्स का टकराना। हाँ, वो मार्बल एनालॉजी बहुत परफेक्ट है इसे समझने के लिए। अगर एक हैवी मार्बल टेबल पर रोल करता हुआ दूसरे स्टेशनरी मार्बल से टकराता है, तो पहले मार्बल का आगे बढ़ना एक कॉज है और दूसरे मार्बल का टक्कर खा के मूव होना एक इफेक्ट है। पर यहाँ फिजिक्स की परफेक्ट इक्विटी नोटिस करने वाली बात है। जैसे ही टक्कर होती है, ना सिर्फ दूसरे मार्बल की डायरेक्शन और स्पीड तय होती है, बल्कि पहले मार्बल का पाथ और वेलोसिटी भी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती है। पहला मार्बल बिना अफेक्ट हुए आगे निकल ही नहीं सकता। हर एक एक्शन का एक अनडिनाएबल मैथमेटिकली इक्वल रिएक्शन होना जरूरी है। एग्जैक्टली और इस लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन को अगर इंसान के डेली एक्शंस में देखें, तो जब कोई जिम में 100 पाउंड का डंबल उठाता है, तो वो इंसान सिर्फ उस लोहे पर एक अपवर्ड फोर्स नहीं लगा रहा। उसी एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ग्रेविटी उस पर डाउनवर्ड फोर्स डाल रही होती है ना? सही कहा। वो मास और ग्रेविटी एक 100 पाउंड का ऑपोजिट फोर्स उस इंसान के आर्म्स और उसके स्पाइन पर डाल रहे होते हैं। कॉज जिस एक्शन का बीज बोता है, लॉ उसको उसी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में उसका फल वापस करता है। यहाँ तक तो फिजिक्स और मैकेनिक्स पूरी तरह क्लियर है, लेकिन हमारी लाइफ से वेट्स उठाने या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के टकराने तक तो लिमिटेड नहीं है ना। हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, हम इंटेंस इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जेलसी, लव या एंगर। हाँ, तो क्या यूनिवर्स का ये मैथमेटिकल रूल इन इनविजिबल मेंटल स्पेसेस पर भी उतना ही स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है? विदाउट अ डाउट, ये फिजिकल लॉज किसी मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है। ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चरल लॉज हैं। इसलिए ये इमोशनल और मेंटल प्लेन्स पर भी एग्जैक्टली वैसी ही प्रिसिजन के साथ ऑपरेट करते हैं। एनर्जी तो एनर्जी है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। मेक सेंस। अगर किसी इंसान की मेंटल स्टेट कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव है और वो हाई वाइब्रेशंस इमिट करता है, जैसे कंपैशन या जॉय, तो क्या होता है? तो ये फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में रिलीज होती हैं और एज अ डायरेक्ट इफेक्ट उसके आसपास आने वाले लोग भी प्रैक्टिकली वो हाई और काम फील करते हैं। उसने एक इनविजिबल कॉज क्रिएट किया और उसका विजिबल एनवायरनमेंट उसका इफेक्ट बन गया। पर वेट, आई स्ट्रगल टू बाय दिस प्योर एक्विटी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। प्रैक्टिकल दुनिया में देखें तो लोग ऑफिसेज में, पड़ोस में दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, करियर्स रूइन कर देते हैं। ये सच है, ऐसा बहुत होता है। और ऐसी नेगेटिव मैनिपुलेशंस के बाद भी उन्हें परफेक्टली साउंड स्लीप आती है, उन्हें प्रमोशंस मिल जाते हैं, विक्टिम सफर कर रहा होता है और रॉन्ग डूअर लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। ऐसे सिनेरियो में यूनिवर्स की परफेक्ट फिजिक्स कहाँ गई? ये तो एक ब्रोकन सिस्टम लग रहा है मुझे। ये ऑब्जर्वेशन बहुत कॉमन है और यहीं पर एक नई और क्रूशियल थ्योरी एंटर करती है, जिसे टाइम लैग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। टाइम लैग, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में एक करप्टेड लाइन ऑफ कोड डाल दिया। ओके, एक बग इंट्रोड्यूस कर दिया। राइट। अब जरूरी नहीं कि एंटर दबाते ही पूरा सिस्टम तुरंत क्रैश हो जाए। हम्म। वो सॉफ्टवेयर कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक परफेक्टली नॉर्मल चल सकता है। हम्म। लेकिन चूंकि वो बैड कोड सिस्टम के अंदर रन हो रहा है, एक दिन किसी स्पेसिफिक कमांड पर वो कैटास्ट्रोफिक फेलियर ट्रिगर करेगा ही। ओह वाओ। तो यूनिवर्स के लॉज भी ऐसे ही काम करते हैं। बिल्कुल। जब एक बैड इंटेंट या मेलिशियस थॉट रिलीज होता है, तो इमीडिएटली एक झूठी सुपीरियरिटी या शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल सकती है। पर वो एनर्जी जो सिस्टम में डाली गई है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। वो अपना लूप पूरा करने निकली है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटल लेवल पर भी लागू है।
जो गया है उसे वापस आना ही होगा। सही बात है। और लॉन्ग टर्म में जब वो इफेक्ट घूमकर वापस आता है, कभी बर्बाद हुए रिलेशनशिप्स के रूप आता है, कभी बर्बाद हुए रिलेशनशिप्स के रूप में या रेपुटेशन लॉस के रूप में, तो जनरली हमें समझ ही नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि इस लंबे टाइम लैग की वजह से कॉज और इफेक्ट के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन ब्लर हो जाता है। एग्जैक्टली इंसानी दिमाग भूल जाता है कि इस बर्बादी की ओरिजिनल कोडिंग हमने खुद ही 1 साल पहले की थी, और तब हम इस मैथमेटिकल यूनिवर्स को अनफेयर कहकर ब्लेम करने लगते हैं। वेट एक सेकेंड, अगर हमारे पास्ट एक्शंस या थॉट्स एनर्जी लूप्स हैं जो सिस्टम में घूम रहे हैं और उन्हें एक दिन रिटर्न होकर एग्जीक्यूट होना ही है, तो इसका एक बहुत टेरिफाइंग इम्प्लीकेशन निकलता है। वो क्या? क्या इसका मतलब ये है कि हम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं? अगर मेरी पास्ट हिस्ट्री डिसाइड कर रही है कि कल मेरे साथ क्या इफेक्ट होने वाला है, तो दैट साउंड्स एग्जैक्टली लाइक प्रीडेस्टिनेशन, जिसे किस्मत पहले से लिखी होना कहते हैं। ये एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल ट्रैप है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्रीडेस्टिनेशन और कर्मा बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स हैं। कैसे? दोनों में फ्यूचर तो फिक्स्ड ही लग रहा है। नहीं, प्रीडेस्टिनेशन का मतलब होता है कि कोई सुप्रीम एक्सटर्नल पावर बैठी है जिसने हमारे जन्म लेने से पहले ही हर एक चैप्टर लिख दिया है, और हमारे पास उसमें एक फुल स्टॉप चेंज करने का भी पावर नहीं है। लेकिन कर्मा का मैकेनिज्म ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कर्मा हमें फ्रीडम कैसे देता है? कर्मा का लॉ कहता है कि यूनिवर्स ने हमें सिर्फ एक ब्लैंक टेक्स्ट एडिटर और कोडिंग के रूल्स दिए हैं, कॉज और इफेक्ट का मैकेनिज्म। हम अपनी लाइफ का कोड खुद लिखते हैं। हम जो वेरिएबल्स आज इनपुट कर रहे हैं, लॉ बिना किसी बायस के उसी हिसाब से कल का आउटपुट जनरेट करता है। सो द लॉ इज फिक्स्ड बट द इनपुट इज कंप्लीटली आवर्स। सही पकड़ा। और उन इनपुट्स में जो आखिरी स्टेप होता है, जिसे ईस्टर्न टर्म्स में संस्कारा कहा जाता है, वो सबसे क्रिटिकल है। संस्कारास, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में? हर वो एक्शन, थॉट या इंटेंस डिजायर जिसे हम स्टार्ट तो करते हैं, पर किसी वजह से वो अपने फाइनल रेजोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाता, वो एनर्जी सिस्टम में एक संस्कारा बन जाती है, एक अनकंप्लीटेड कार्मिक लिंक। आई सी। इसे फिजिकली विजुलाइज करना हो तो हम उस फोर्स से कंपेयर कर सकते हैं जो एक बूमरैंग को वापस लाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। या अगर हम किसी हैवी बॉल को पूरी ताकत से हवा में स्ट्रेट ऊपर उछालते हैं, तो हमने एक इनॉर्मस काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर दी। उस बॉल को हवा में फ्रीज तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। उसका एक ही आखिरी गोल बन जाता है, ग्रेविटी को ओबे करना और जमीन पर वापस आकर टकराना, ताकि वो एक्शन की साइकिल जीरो पर बैलेंस हो सके। तो ये संस्कारास इसेंशियली अनएग्जीक्यूटेड कमांड्स हैं जो किसी भी तरह एग्जीक्यूट होना चाहती हैं। और इसी एग्जीक्यूशन की भूख इन संस्कारों को इतना पावरफुल बनाती है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बिहेवियर को कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट करते हैं ताकि उन्हें उनका रिटर्न पाथ मिल सके। इसे रिलेशनशिप्स के थ्रू समझना सबसे आसान है। रिलेशनशिप्स में ये कैसे काम करता है? अक्सर देखा जाता है कि किसी का पास्ट में एक बहुत अब्यूसिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होता है, जिसमें उन्होंने डीपली हर्ट रिसीव किया या इन्फ्लिक्ट किया। एक हैवी कार्मिक डेट क्रिएट हो गया, यानी एक संस्कारा फॉर्म हो गया जिसका बैलेंस होना बाकी है। अब लॉजिकली उस इंसान को ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर भागना चाहिए, राइट? लॉजिक वही कहता है, लेकिन लॉ ऑफ कार्मा यूनिवर्स को फोर्स करता है कि उस एनर्जी को रिजॉल्व किया जाए। नतीजा ये होता है कि वो इंसान रिपीटेडली नए पार्टनर्स अट्रैक्ट करता है जिनके सबकॉन्शियस ट्रेट्स बिल्कुल उस पुराने टॉक्सिक पार्टनर जैसे होते हैं। ओ बाप रे! तो इसका मतलब ये कोई बैड लक इन लव नहीं है। ये यूनिवर्स एक्चुअली उस इंसान के सामने वो पुराना पेंडिंग असाइनमेंट वापस ला रहा है। एग्जैक्टली यूनिवर्स उन्हें बार बार वही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो पेन एक्सपीरियंस करें, उसमें छुपे हुए हिडन लेसन को रिकॉग्नाइज करें और अपने रिएक्शन को चेंज करके उस कर्मिक डेट को हमेशा के लिए बर्न ऑफ कर सकें। मतलब जब तक उस पैटर्न को तोड़कर सही लेसन नहीं सीखा जाएगा, वो एनर्जी अनकम्प्लीटेड रहेगी। हाँ, और वो संस्कारा बार बार उस स्पेसिफिक सिनेरियो को रिक्रिएट करता रहेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट एक इंसान को उसकी अडल्ट लाइफ की चॉइसेस के लिए पूरी तरह अकाउंटेबल होल्ड करता है। यहाँ तक तो लॉ क्लियर और फेयर लग रहा है मुझे, बट हियर इज द अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फेयरनेस ऑफ कर्मा। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं, बोलिए। जब एक बिल्कुल नया बच्चा पैदा होता है, वहाँ इक्विटी कहाँ होती है? कुछ बच्चे पैदा होते ही मल्टी मिलियन डॉलर एम्पायर्स के वारिस होते हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे एक्सट्रीम पॉवर्टी में पैदा होते हैं जहाँ खाना भी नहीं है। एक बच्चा परफेक्टली हेल्दी आता है, दूसरे को जन्म से ही लाइफ थ्रेटनिंग जेनेटिक डिजीज होती है। ये सच में एक हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी है।
उन अनबॉर्न बच्चों ने तो यूनिवर्स को कोई इनपुट नहीं दिया ना। वहां पहले से कौन सी इक्वेशन रिजॉल्व हो रही है? ये मैथमेटिकली कैसे फेयर हो सकता है? ये फिलॉसफी और साइंस दोनों का सबसे पेनफुल और लंबा डिबेट रहा है। अगर हम मानते हैं कि पैदाइश एक एब्सोल्यूट बिगिनिंग है और मौत एक एब्सोल्यूट एंड, तो हाँ, ये सिस्टम डीपली क्रूअल और अनफेयर है। तो इसका सोल्यूशन क्या है इस फ्रेमवर्क में? यहीं पर लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन फ्रेमवर्क में एंटर करता है, ताकि यूनिवर्स के मैथमेटिकल बैलेंस को जस्टिफाई किया जा सके। आमतौर पर हमारी आइडेंटिटी सिर्फ इस फिजिकल बॉडी तक सीमित होती है, लेकिन सोर्स मटेरियल कहता है कि बॉडी सिर्फ एक टेम्पररी हार्डवेयर है। हार्डवेयर? हाँ। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इस हार्डवेयर को चलाने वाली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सोल या प्योर कॉन्शियस रिसीवर है, वो फिजिकल डेथ के बाद खत्म नहीं होती। तो जब बॉडी एक्सपायर होती है और हार्डवेयर के फिजिकल एटम्स नेचर में वापस डिस्पर्स हो जाते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस अपने साथ अपना बचा हुआ डेटा कैरी करती है? बिल्कुल। उस डेथ के पॉइंट पर जितने भी अनरिजॉल्व डेथ्स थे, जितने भी अनकम्प्लीटेड संस्कारास थे, उन्हें प्रीनेटल संस्कारास कहा जाता है। वो सब एज एन एनर्जी सिग्नेचर उस सोल के साथ अगले फेज में ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर नया जन्म होता है। हाँ, और यही प्रीनेटल संस्कारास एक मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। ये प्रिसाइसली डिसाइड करते हैं कि एक नया आकार लेने के लिए किस स्पेसिफिक जेनेटिक पूल, किस एनवायरनमेंट और किन पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि उस सोल का एवोल्यूशन वहीं से रिज्यूम हो सके जहां वो पिछली बार रुका था। आ इस लॉजिक से हिस्ट्री के सबसे बैफलिंग मिस्ट्री सॉल्व हो जाते हैं, जैसे चाइल्ड प्रोडिजीज। मोजार्ट का एग्जाम्पल सबसे स्ट्राइकिंग है इसमें। हाँ, मोज़ार्ट ने सिर्फ 5 साल की छोटी उम्र में कॉम्प्लेक्स सिम्फनीज कंपोज करना शुरू कर दिया था। बचपन में जहाँ दिमाग फुली फॉर्म भी नहीं हुआ होता, वहाँ म्यूजिक थ्योरी और कंपोजिशन का आना कोई जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। सही बात है। उस बच्चे ने अपने माँ बाप से वो स्किल कॉपी थोड़ी की थी। इस पूरे फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें तो वो जीन्स नहीं थे, वो मोजार्ट के पिछले एग्जिस्टेंस के डीपली इनग्रेन्ड संस्कारास और एप्टीट्यूड्स थे, जो उनकी कॉन्शियसनेस कैरी कर रही थी। माइंड ब्लोइंग। उनके पेरेंट्स ने बस एक फेवरेबल ग्राउंड प्रोवाइड किया, जहाँ वो पास डेटा इंस्टेंटली अनपैक और एग्जीक्यूट हो गया। और इसी पॉइंट से एक और प्रोफाउंड इंसाइट मिलती है। ये सारे मैकेनिक्स, कर्मा, टाइम लैग, संस्कारस, रीइंकार्नेशन, ये सब चल क्यों रहे हैं? इस कोलोसल यूनिवर्सल मशीनरी का अल्टीमेट पर्पस क्या है? एक मशीन बिना पर्पस के तो नहीं घूमते। सोर्स के हिसाब से ये कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। कर्मा एक कॉस्मिक स्कूल टीचर की तरह बिहेव करता है। एक फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे जब एक छोटा बच्चा एक बिल्कुल लाल गरम स्टोव को छूता है, तो उसको जलने पर जो इंस्टेंट पेन होता है, वो यूनिवर्स का उस बच्चे पर गुस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो पेन दरअसल एवोल्यूशन का एक जरूरी लेसन है। पेन उस हार्डवेयर को बता रहा है कि आगे से इस एक्शन को रिपीट मत करना, वरना सर्वाइवल डेंजर में पड़ जाएगा। एग्जैक्टली कर्मा के लॉज लगातार हमें फिजिकल, इमोशनल और मेंटल लेवल्स पर बैलेंस मेंटेन करना सिखा रहे हैं। अगर कोई हेट, ग्रीड या सेल्फिशनेस से ऑपरेट करता है, तो यूनिवर्स उस बैड एनर्जी को अल्टीमेटली सफरिंग के फॉर्म में रिटर्न करके सिखाता है कि ये रास्ता गलत है। ऑन द फ्लिप साइड, अगर एक्शंस प्योर और हाईली पॉजिटिव है, तो उसका इफेक्ट इसी लाइफ में, इसी फिजिकल प्लैनेट पर एक मेंटल हेवन ऑन अर्थ क्रिएट कर सकता है। सही कहा, ये पूरा सिस्टम बस सिखाने के लिए है। ये सुनने में डीपली फिलोसॉफिकल जरूर है, पर सच कहूं तो इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और ब्रूटली ऑनेस्ट कॉन्सेप्ट शायद ही कोई हो। वो कैसे? अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्स के प्रेशर में है या कोई अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट में उनके लिए एक बहुत एक्शनेबल टूल किट छिपी हुई है। मुझे इन सोर्सेज से 2 की रूल समझ आते हैं। मैं सुनना चाहूंगा, पहला रूल क्या लगता है आपको? कि हालत, हमारी आदतें, हमारी लेजीनेस या ड्राइव हवा में से पैदा नहीं हुई है। ये हमारे ही पास्ट इनपुट्स का डिलेड रिजल्ट है। सही पकड़ा आपने। लेकिन इसमें ब्यूटी ये है कि यू आर द क्रिएटर। अगर पास्ट में किए गए कॉज का इफेक्ट आज मिल रहा है, तो जो आज किया जाएगा इस एक प्रिसाइज मोमेंट में, वो डायरेक्ट आने वाले फ्यूचर का फ्रेम तैयार करेगा। हम सबको अपने एक्शंस कंप्लीटली ओन करने होंगे। बहुत खूब। और दूसरा प्रैक्टिकल रूल है द बैटल बिटवीन विल पावर और हैबिट्स। जैसे हमने डिकोड किया, संस्कारास हमें बार बार पुराने फेमिलियर डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स की तरफ खींचते हैं, एक कंफर्ट जोन बनाते हैं। जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं। हर एक कॉन्शियस इंसान के पास डायनामिक विल पावर नाम का एक ओवरराइड स्विच होता है। प्रेजेंट मोमेंट में एक पावरफुल अवेयरनेस होती है, जहां फैसला लिया जा सकता है कि मुझे इस पुराने कोड पर रिएक्ट नहीं करना है। मतलब हम लगातार नए और पॉजिटिव इनपुट्स फीड करके पुराने करप्टेड कोड को ओवरराइट कर सकते हैं।
जब उस डायनामिक विल पावर का रिपीटेडली यूज किया जाता है तो नए नेगेटिव संस्कार बनना बंद हो जाते हैं। और एक फैसिनेटिंग चीज होती है, जैसे जैसे पुराना कार्मिक बैगेज क्लियर होता है, वो कॉज और इफेक्ट के बीच का टाइम लैग डिक्रीज होने लगता है। इंसान को अपने एक्शंस का रिजल्ट जल्दी दिखने लगता है। ओह, और जब फीडबैक लूप फास्ट हो जाता है तो कोर्स करेक्शन उतना ही आसान हो जाता है ना। गलती जल्दी समझ आती है और इंसान और ज्यादा रैपिडली इवॉल्व करता है। एग्जैक्टली लेकिन इन सारी लर्निंग साइकिल्स के भी आगे एक फाइनल स्टेज आती है, जब कोई कॉन्शियसनेस लाइफ आफ्टर लाइफ स्ट्रिक्टली इस डायनामिक विल पावर से इवॉल्व करती रहती है, तो वो एक हाईएस्ट स्टेट तक एक्सपैंड करती है, जिसे एनलाइटनमेंट या अल्टीमेट रियलाइजेशन कहते हैं। एनलाइटनमेंट, ये स्टेट कैसा होता होगा? इस रेयर स्टेट में उस इंटेलेक्ट को आखिरकार ये रियलाइज हो जाता है कि वो किसी फिजिकल बॉडी, मेंटल आइडेंटिटी या इमोशनल बंडल तक लिमिटेड नहीं है। वो प्योर इन्फिनिट कॉन्शियस एनर्जी है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन परफेक्ट होती है, वो यूनिवर्स के सारे कार्मिक रूल्स और संस्कारास की ग्रेविटी से पूरी तरह आजाद हो जाती है। वो इस प्योर कॉज और इफेक्ट की साइकिल को ट्रांसेंड कर लेती है। यही इस मैथमेटिक्स की अल्टीमेट बैलेंस्ड इक्वेशन है, जहां ऑब्जर्वर और यूनिवर्स अलग नहीं बचते, वो एक हो जाते हैं। ये सच्ची में गूज़बम्प्स इंड्यूस करने वाली रियलाइजेशन है। हम कितनी जल्दी विक्टिम मेंटालिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये दुनिया बहुत जालिम है, सोसाइटी हमारे खिलाफ है, किस्मत साथ नहीं दे रही। पर रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट। ये पूरा का पूरा विशाल इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट यूनिवर्स किसी के खिलाफ नहीं है। इसकी हर एक स्ट्रिक्ट फोर्स सिर्फ एक ही काम में लगी है, हर एक इंडिविजुअल को इवॉल्व होने में पुश करना। हर एक इवेंट, चाहे वो शॉर्ट टर्म में कितना भी पेनफुल, डेविस्टेटिंग या कंफ्यूजिंग क्यों ना लग रहा हो, कॉस्मिक स्केल पर वो हमारे हाईएस्ट एवोल्यूशन के लिए ही एक स्पेसिफिक इक्वेशन की तरह डिजाइन किया गया है। जो पुरानी कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये सिर्फ कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है, ये इस दुनिया का सबसे हार्ड साइंटिफिक फैक्ट है। और सबसे एम्पावरिंग फैक्ट भी, क्योंकि वो बीज कोई फिजिकल चीज नहीं, वो हमारे एक्शंस, बोले गए शब्द और यहाँ तक के अकेले में सोचे गए थॉट्स ही हैं जो अगला फिजिकल इफेक्ट बनने वाले हैं। सही कहा। हर एक मोमेंट में हम एक नया बीज बो रहे हैं। तो इस पूरी डीप डाइव को एक फाइनल थोड़ा प्रोवोकेटिव थॉट के साथ यहाँ फिनिश करते हैं। अगर हमारा हर एक पासिंग थॉट, हर एक इमोशन और हर एक एक्शन एक जिंदा बीज है जो मैथमेटिकली बाइंड होकर ग्रो होगा और हमारे कल के पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर तय करेगा, तो राइट नाउ इस एग्जैक्ट मोमेंट में इस पर्टिकुलर थॉट के साथ हम किस तरह के यूनिवर्स की नींव रख रहे हैं?